नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम हिंदी भाषा के आधार को पढ़ेंगे जिस पे हमारी हिंदी भाषा टिकी हुई है और उसी का नाम है वर्ण विचार। इस पाठ में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और उनके वर्गीकरण को भी समझेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करें। हम अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी से बात करनी हो, अपने विचार अभिव्यक्त करने हो, तो हम उसे वाक्य के माध्यम से करते हैं। वाक्य शब्दों से मिलकर बने हैं और शब्दों का निर्माण हमारे मुख से निकली ऐसी ध्वनियों से होता है जिनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता और इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो वाक्य बने हैं किससे मिलकर? शब्दों से मिलकर, और शब्द बने हैं वर्णों से मिलकर। और वर्ण ऐसी ध्वनियां हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है मयूर। जब हमने इसे वर्णों में तोड़ा तो ये बना म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा अ। अब ये शब्द जो है कुल 6 ध्वनियों से मिलकर बना है, अर्थात 6 वर्णों से मिलकर बना है। और वर्णों को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात हमारी जो मूल ध्वनि है उसे ही हम वर्ण कहते हैं, जैसे अ ई क म और बहुत से वर्ण। आइए अब जानते हैं वर्ण की विशेषताएं। पहला, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, यानी जो ध्वनि आप मुख से निकालते हैं, आप जब उन्हें लिखित रूप में रखते हैं तो उन्हें ही हम वर्ण का नाम देते हैं। वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं, यानी आप उन्हें मुंह से बोलते भी हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं। वर्णों से ही शब्द बनाए जाते हैं, यानी आप जब बहुत सारे वर्ण या एक से ज्यादा वर्ण मिला देते हैं तो उसी से हम शब्द बनाते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी यानी लघुतम इकाई है। अब जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। यानी जब वर्णों के समूह को एक साथ एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाता है तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम उन वर्णों को बिल्कुल व्यवस्थित करके लिख दें या बोलें तो उसे हम वर्णमाला का नाम देते हैं। अब देखते हैं हिंदी की वर्णमाला, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले हैं हमारे स्वर, जिसमें आते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ तथा औ। वही जो अनुस्वार है वो अंग के नाम से जाना जाता है और विसर्ग है हमारा अह, जिसमें ह की ध्वनि आती है। फिर जानते हैं व्यंजनों के बारे में। पहले है हमारा क वर्ग, जिसमें आने वाले वर्ण हैं क ख ग घ और अंग। फिर है च वर्ग, इसमें आते हैं च छ ज झ और य। फिर है ट वर्ग, जिसमें आता है ट ठ ड ढ ड़, और ड और ढ से ही बना ड़ और ढ़। फिर है हमारा त वर्ग, जिसमें आता है त थ द ध और न। फिर है प वर्ग, जिसके अंतर्गत है प फ ब भ और म। य र ल व और अंत में श श स और ह। यह हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी आगत ध्वनि कौन कौन सी है। वो है औ क ख ग ज और फ। अब देखिए इसमें अर्धचंद्र लगा है जिसे हम औ बोलते हैं, और बाकी जो वर्ण है इसमें नीचे एक बिंदी नजर आ रही है जो नुक्ता के नाम से जानी जाती है। और वहीं जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो है क्ष त्र ज्ञ और श्र। अब देखते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी कितनी है। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन, अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग को मिलाकर कुल 48 वर्ण हैं। अब कुछ वर्णों को वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, जो इन 48 वर्णों के अलावा हैं वो कौन कौन से हैं।
क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात इन सब में 2 वर्ण मिले हुए हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें 2 वर्ण मिले हैं, ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती है। जैसे जो क्ष वर्ण है वो मिलकर बना है क और श से, त्र बनकर मिला है त और र से, ज्ञ, ज और य, श्र बना है श और र से। उसके बाद जो हमारी आगत ध्वनियां हैं उसे भी हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी अर्धचंद्र और क, ख, ग, ज, फ, जिसके नीचे हमने नुक्ता लगाया। अब जानते हैं हलंत चिन्ह के बारे में। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो हमारे जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र नहीं करते, उसमें स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ती है। जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे लिखते समय उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। तो जब हम कोई ऐसा व्यंजन लिखते हैं जिसमें स्वर नहीं होता या वो स्वर रहित होता है, तो उसको दर्शाने के लिए उसको लिखित रूप जब हम देते हैं तो हम उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ क, ख, ग, म, य जो ये वर्ण दिए हैं, इनके नीचे जो चिन्ह लगे हैं वो हलंत के चिन्ह हैं। इस हलंत चिन्ह के लगने के बाद व्यंजन का उच्चारण आधे व्यंजन के रूप में होता है। जैसे यदि हम एक शब्द लें व्यय, अब यहाँ जो आधा व नजर आ रहा है इसका मतलब है कि यह वर्ण आधा है, इसमें स्वर नहीं है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा व जमा य जमा अ जमा य जमा अ। तो यहाँ देखिए हमने कोई स्वर नहीं लगाया क्योंकि यह आधा है, हमने केवल इसके नीचे हलंत का प्रयोग किया। अब जानते हैं वर्णों के विभाजन के बारे में। हिंदी की वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख के दौरान निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर आ जाती है, इनका उच्चारण आराम से किया जाता है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कुछ लोग औ यानी जो आगत वर्ण है, अर्धचंद्र है, उसको भी स्वर में गिनने की सिफारिश करते हैं। यदि इसे भी स्वरों में जोड़ दिया जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। अ की ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के लिए ही किया जाता है, जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर आदि। तो ये उन्हीं वर्णों में लगते हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, अंग्रेजी से लिए गए शब्द होते हैं, वहीं इस आगत ध्वनि का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हिंदी में स्वरों की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसको किसी व्यंजन की या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। अभी हमने स्वर की परिभाषा में पढ़ा, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जिन्हें व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। तो जितने भी स्वर हैं उन सब की मात्राएं हैं, सिर्फ अ जो वर्ण है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला रहता है और जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसमें अ स्वर छिपा हुआ होता है। अब जानते हैं स्वरों के भेद के बारे में। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 है और ये है अ, इ, उ और री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है और इसके विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी डबल समय लगे वहां दीर्घ स्वर होता है और इनकी संख्या 8 है। वो है आ, औ, ई, उ, ए,
ए, ओ और औ। वहीं जब आप औ वर्ण को हटा दें तो इनकी संख्या 7 हो जाती है। अब देखते हैं हमारा स्वर का तीसरा भेद जो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर के आगे ये चिन्ह लिख दिया जाता है, जैसे ओम, मैया। तो जब यहाँ प्लुत स्वर हम जहां भी देखते हैं वहां वर्णों का उच्चारण और लंबा होता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय इसके उच्चारण में लगता है। तो ये थे हमारे स्वर के भेद। अब बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, परंतु इसके विपरीत व्यंजन के उच्चारण के समय आपके मुंह से जो वायु निकलती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आती है और उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। इसमें ड़ और ढ़ भी शामिल हैं। अब देखते हैं व्यंजनों की विशेषताएं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ व्यंजन जो है उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब किसी व्यंजन को अ स्वर के बिना लिखना होता है तो उसके नीचे हम एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। अगली विशेषता है व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न अवयवों से टकराकर या रुककर निकलती है। जैसे यदि प व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं तो वायु होठों को स्पर्श करके निकलती है। आप भी उच्चारण करके देखिए, जब हमने बोला प तो हमारे मुख से जो वायु निकली वो होठों से टकराकर बाहर आई। यदि त का उच्चारण करें तो हमारे दांतों के निकट जो है वो वायु रुकती है, उसके बाद बाहर आती है। तो आप सभी जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करके देखें कि किस स्थान पे, उच्चारण स्थान पे वो वायु रुककर बाहर आती है। अब जानते हैं व्यंजनों के भेद के बारे में। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी स्थान को स्पर्श करे तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा यानी जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल और व, ये जो 4 हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी ऊष्मा, गर्मी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो श्वास है, हमारी सांस जो है वो रगड़ खाकर बाहर आती है और गर्म हवा जो है मुख से बाहर आती है। इनकी भी संख्या 4 है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं श, श, स और ह। उसके बाद है अनुनासिक तथा अनुस्वार। पहले देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह एक कोमल ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है। तो जो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण करने के लिए हमें नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। इसे स्वरों से पृथक नहीं किया जा सकता। जिन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं नहीं लगती वहां अनुनासिकता की स्थिति बनने पर प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। तो जो शिरोरेखा होती है, यानी जब हम हिंदी वर्ण लिखते हैं तो ऊपर जो हम ये रेखा खींचते हैं इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो जहाँ ये शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है और वहाँ अनुनासिक की स्थिति बनती है तो उसे इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे आँख, तो देखिए ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया गया, वैसे ही चांद। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। इसका उच्चारण वर्गों के 5वें वर्ण जैसा होता है। तो हमारे जितने वर्ग हैं यानी क, च, ट, त और प, इनके जो
पांचवे वर्ण है अंग, इय, ड़, न और म। इनका उच्चारण अनुस्वार रूप में ही किया जाता है। इनका उच्चारण करते वक्त सांस नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से पृथक किया जा सकता है। तो अभी हमने अनुनासिक में पढ़ा, इसमें हमें नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु अनुस्वार में आपको केवल नाक की सहायता लेनी पड़ती है। यह अनुनासिक की अपेक्षा तीव्र और प्रखर ध्वनि है, जैसे घंटी, चंचल आदि। अब देखते हैं अह। अह को हम विसर्ग भी कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की तरह एक छोटे से झटके के साथ किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अब जानते हैं आगत्य ध्वनियों के बारे में। औ इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। तो जो भी शब्द अंग्रेजी से आए हैं या अंग्रेजी के जो शब्द हैं, उनका उच्चारण हिंदी में आगत यानी औ ध्वनि के रूप में किया जाता है, जैसे कॉल, बॉल, डॉल, कॉफी आदि। उसके बाद है क, ख, ग, ज और फ। तो देखिए इसके नीचे जो नुक्ता लगा है, ये आगत ध्वनियों की पहचान है। ये सभी ध्वनियां उर्दू, अरबी या फारसी भाषाओं के शब्दों में ही प्रयोग की जाती हैं। हिंदी बोलने वाले तो इनका उच्चारण प्रायः क, ख, ग, ज और फ की तरह ही करते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हिंदी बोलने वाले जो होते हैं वो इस नुक्ता को अनदेखा कर देते हैं और इसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ऐसे दो शब्द लिखने पड़े जिनमें इन ध्वनियों में से किसी एक का प्रयोग ना करने पर अर्थ में अंतर आ जाए, तो इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई। अब देखिए यहाँ जो सजा शब्द है, इसके नीचे नुक्ता लगा है, इसलिए हमने इसे सजा पढ़ा। यदि इस सजा के स्थान पर हम सजा लिख दें, यानी वो नुक्ता जब हम हटा दें, तो हमारे वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। तो हम यहाँ सजा नहीं प्रयोग कर सकते, हमें यहाँ सजा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका भी उतना ही महत्व है और ये अक्सर उर्दू, अरबी और फारसी की ही वर्णों में देखा जाता है। अब जानते हैं वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान की कौन से जो वर्ण है हमारे मुख के किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। पहले देखते हैं कंठ। इससे बोले जाते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग। फिर है तालव्य यानी तालु से इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श। फिर है मूर्धन्य यानी तालु के अगले भाग मूर्धा से। इससे बोलने वाले वर्ण हैं री, ट, ठ, ड, ढ, ड, श, ड़ और ढ। फिर है दंत्य यानी दांतों से री, त, थ, द, ध, न और स। फिर है द्वयोष्ठ यानी जिसमें दोनों होठों का प्रयोग होता है, वो है उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म। फिर है वत्सर्य यानी दांतों के मूल से बोले जाते हैं ज, र और ल। फिर है नासिक्य यानी नाक से अंग, इय, ड़ और न। फिर है कंठ तालु यानी जिसमें गले और तालु दोनों का प्रयोग होता है, उससे बोले जाने वाले वर्ण है ए तथा ए। फिर है कंठोष्ठ, उसमें गले और होठ दोनों का प्रयोग होता है ओ, औ और औ। फिर है दंतोष्ठ यानी निचले होठ और ऊपर जो दांत हैं उनकी सहायता से व और फ बोले जाते हैं। तो ये जितने भी हमने उच्चारण स्थान और उनके वर्ण पढ़े, आप इन्हें बोलकर देखिए और ये प्रयास कीजिए कि आप पहचान पाएं कि कौन सा वर्ण हमारे मुख के किस उच्चारण स्थान से निकलता है। अब है ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, उस पे ध्यान देते हैं। ड़ और ढ़ ये दोनों ध्वनियां संस्कृत में नहीं थी। तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही आई है, परंतु ये वर्ण संस्कृत में नहीं थे। ये दोनों हिंदी में ही विकसित हुई हैं और ड और ढ जो कि ट वर्ग के वर्ण हैं, इनसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते या शब्द के बीच में आती हैं या फिर शब्द के अंत में।
तो ड़ और ढ जो वर्ण हैं वो कभी शब्द की शुरुआत में नहीं आते हैं, आप इनको अक्सर बीच में या फिर अंत में ही देखेंगे, जैसे लड़ाई, सड़ना, पढ़ना, बढ़ई आदि, और शब्द के अंत में अकड़, झगड़, पढ़, सीढ़ी आदि। फिर है हमारे संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी संयुक्त यानी दो व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले व्यंजन। ये अनेक हैं और इनमें से कुछ हैं क और श से मिलकर बना है क्ष, इसके उदाहरण है वृक्ष, क्षमता और क्षमा। फिर है ज और य से मिलकर बना है ज्ञ, जिसके शब्द हैं ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा। वैसे ही दो और संयुक्त व्यंजन है त्र और श्र। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो समान हैं और एक साथ मिलकर बने तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ क और क है, ध्यान दीजिए एक क के नीचे हलंत है, यानी ये स्वर रहित है, और एक स्वर के सहित यानी पूरा वर्ण है। इससे बनेगा धक्का, चक्का, पक्का, मक्का आदि। वैसे ही च और च जिसमें एक स्वर रहित है, इससे बनेगा बच्चा, सच्चा, कच्चा, जच्चा आदि। फिर है र के विभिन्न रूप। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, यानी रेफ की मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे ध जमा र जमा म बनाएगा धर्म, क जमा र जमा म बनाएगा कर्म। उसके बाद जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो उसी व्यंजन के नीचे पदेन की मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जमा र जमा ब बनेगा क्रम। जब र स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद आता है तो इन्हीं के नीचे पदेन यानी द्विपदेन, यहाँ देखिए एक पदेन था, यहाँ द्विपदेन यानी इस प्रकार मात्रा लगती है और उससे शब्द बनता है ट जमा र जमा क बनेगा ट्रक, ड जमा र जमा म बनेगा ड्रम। अब विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि र के साथ उ तथा ऊ की जो मात्रा है उसके नीचे नहीं लगती। हमने देखा है जो ऊ और ऊ की मात्रा है वो शब्द के नीचे लगती है इस तरह, परंतु र में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो इस तरह लिखा जाता है, और जब हम र में बड़े ऊ यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो इस तरह लिखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि र में कब छोटा ऊ और कब बड़ा ऊ लगा है, उसकी मात्रा में क्या भिन्नता है, उसका अभ्यास कीजिए। फिर देखते हैं वर्ण विच्छेद। शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद के नाम से जानते हैं। जैसे साहित्य जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, स जमा आ। तो ध्यान दीजिए यहाँ जब आपने स से आ की मात्रा को अलग किया, उसे स्वर रहित बनाया, तो आपको उसके साथ हलंत लगाना है। फिर ह जमा ई जमा त, क्योंकि यहाँ त आधा है पहले से ही स्वर रहित है तो यहाँ इसके साथ कोई वर्ण नहीं आएगा, कोई स्वर नहीं आएगा। य जमा अ। वैसे ही उसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कृष्ण, क जमा री जमा श जमा ड़ जमा अ। बच्चा, ब जमा अ जमा च जमा च जमा आ। यहाँ एक जो आधा च है वो पहले से ही स्वर रहित था, इसलिए यहाँ अकेला च लिखा जाएगा। तो ऐसे ही आप बहुत से शब्द उठाइए, कोई भी शब्द आपके मन में आए उसे उठाइए और उसका वर्ण विच्छेद करिए, और इस तरह से आप इस कला में भी माहिर हो जाएंगे। आइए संक्षेप रूप में जानें आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन, अंग और अह को मिलाकर 48 वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख के दौरान निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट आए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को जब हम अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप उच्चारण स्थान का अभ्यास कीजिए और वर्ण विच्छेद का भी अभ्यास कीजिए, और हमने इस पाठ में जितने भी विषय पढ़े उन्हें ध्यान से पढ़िए और दोहराइए। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।